तो उस पर एयरमेल लिखता था। तो हम सोचते थे कि अमेरिका का ये एयरमेल जब आता है तो कैसा होता है। तो उस समय मैं सोचता था कि हमारे को भी अमेरिका जाना चाहिए और हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। हमारे फैमिली में मम्मी ने पहले से ही जो लड़कों लड़की का जो डिफरेंस है वो रखा ही नहीं है। तो बहन को तो पहले तो मेरी दोनों बहन है वो बहुत ही स्मार्ट है तो इंटेलिजेंस वाइज दोनों बहनें पहली आती है। तो मुझे पहले ख्याल वही था कि ये मुझसे भी इंटेलिजेंट है ये लोग तो यही अगर मैं हूँ तो इन लोगों को तो यहाँ आना ही चाहिए। तब मैं बहुत ज़्यादा अम्बेडकर बाबा साहेब का बुक्स पढ़ने चालू किए, यहाँ की ब्लैक हिस्ट्री पढ़ी, तो मुझे लगा कि जब बाबा साहेब 4 डिग्री ले सकते हैं, मुझे रियली सर्जन बनना है और भले 10 साल का गैप हो, इट्स नॉट टू लेट, मैं वापस ट्राई करूँगी। मुझे जब बोला गया कि भी इसमें गाना भी चुनना है, कुछ गाना भी डालना है, तो सब मुझे बोल रहे थे कि वो रैम्प सॉन्ग है, वो सॉन्ग है, वो डालो। पर फिर मैंने सोचा कि मैं आई हूँ तो किसकी वजह से आई हूँ। मेरे बच्चों को बजाय मैं आई तो बाबा साहब की वजह से आई हूँ। और जो मेरी थीम थी जो डार्कनेस से उजाले की तरफ, तो बाबा साहेब ने वही किया था कि हम अंधेरे में थे, सालों से हजारों साल से अंधेरे में थे, तो वो उजाले में लाए थे और उजाले एजुकेशन की वजह से वो लाए थे। तो मैं मेरे बच्चों को एजुकेशन दिया और उधर भेजा तो उनकी वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों संगीत म्यूजिक में मैं क्यों ना बाबा साहब का ही डालूं। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। और आज मैं एक ऐसी फैमिली से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिसकी फैमिली के बीच में कहानियां हैं। कहानी दर कहानी एक परत निकालेंगे, दूसरी कहानी शुरू हो जाती है, दूसरी कहानी को कुरेदना शुरू करेंगे तो तीसरी कहानी हो जाती है। और ये फैमिली जो है, इस फैमिली की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा एक हमें सिद्धांत दिया था शिक्षित होने का, संगठित होने का और संघर्ष करने का, उसकी भी कहानी है। ये कहानी है कि कैसे हम मिल के एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। ये कहानी है कि कैसे हम गांव के किसी कोने में बैठे हुए हमारे लोग सपने देख सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। मैं अमेरिका में हूँ, न्यूयॉर्क सिटी है और ये ब्रुकलिन शहर है जहाँ मैं बैठा हूँ। महेंद्र भाई हैं और कहानी शुरू होती है महेंद्र भाई से। महेंद्र जी, आप पोस्टमैन थे, ओके, पोस्टमैन थे आप और गुजरात के अहमदाबाद में थे आप। और मैं ये भी बता दूं कि ये पहली बार है जब मैं किसी मराठी फैमिली का नहीं, किसी उत्तर भारत की फैमिली का नहीं, गुजरात की फैमिली से बात कर रहा हूँ। ये मैं अपने करियर में कि गुजरात की फैमिली के बीच में बैठा हूँ। और आपने अपने बेटे को भेजा अमेरिका पढ़ने के लिए। विनीत यहाँ पे आए, इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ना विनीत। फिर आपने अपने सिस्टर को बुलाया, मोनाली को। फिर आपकी मदर वहाँ थी, आपकी मदर आई, फैशन डिज़ाइनिंग की इन्होंने। और फिर एक बड़ा वो इवेंट था, उसके बारे में भी बात करेंगे, मीनाक्षी जी हैं। तो आपसे शुरू करते हैं कि आप एक आम गुजरात के शहर में बैठे हैं और आप सपना देखते हैं कि आप अपने बेटे को अमेरिका भेजेंगे पढ़ने के लिए। कैसे ये पूरा सफ़र रहा आपका और किस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और इस कहानी के बारे में बताइए। अच्छा, मैं छोटे गांव में से, हमारे पिताजी अहमदाबाद में टेक्सटाइल वर्कर के रूप में आए। उन्होंने हमको पढ़ाया। तो हमने जब ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद हमने पहले सब जगह एप्लीकेशन डाले नौकरी में। तो हमने पोस्टमैन में डाला था। तो फिर पोस्टमैन में हम जाते थे तो फिर आगे पढ़ने के लिए हमारे पास तो कुछ मैगजीन नहीं थे, लेकिन हम जब पोस्टमैन में जो मैगजीन आते थे, रीडर डाइजेस्ट है, कॉम्पिटिटिव सक्सेस है, वो हम समय निकाल के पढ़ते थे। और फिर बाद में हमने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम दे के ये हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया। लेकिन जब उस समय में जब ये इंटरनेट नहीं था, कुछ मोबाइल फ़ोन नहीं था, लेकिन सिर्फ टपाली थी। तो जब एयरमेल अमेरिका का जब
पोस्ट थी। Okay. वो सिर्फ पोस्ट थी तो करीब करीब 15-20-30 दिन से टप्पा अमेरिका से आती थी। तो उस पर एयरमेल लिखता था। तो हम सोचते थे कि अमेरिका का ये एयरमेल जब आता है तो कैसा होता है। तो उस समय मैं सोचता था कि हमारे को भी अमेरिका जाना चाहिए और हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। बाद में हमने विनीत को उस पैसे की संघर्ष का कठिन होते हुए भी अमेरिका भेजा और हमारे लड़के ने बहुत ही मेहनत किया यहाँ के और उन्होंने सक्सेस हुए और जॉब में किया। विनीत, आप 2006 में आए। 2006 में आपकी पढ़ाई कैसे हुई और फिर यहाँ पे क्या करने आया? तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन निर्मा यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहीं से पढ़ा था। तो वहाँ से ख़त्म करने के बाद एक जो दोस्त थे यहाँ पे उन्होंने बताया कि यूएस जाना इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो और साथ में जो दोस्त भी थे वो बहुत हेल्पफुल थे। तो वहाँ से यहाँ मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने आया। मुझे जो फील्ड जो था वो चेंज करना था, तो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने यहाँ पे 2006 में इंडिया से यहाँ पे आया। अमूमन होता क्या है कि जब हम आ जाते हैं यूएस तो 90% लोग खुद सेटल होने के चक्कर में लगे रहते हैं, सोचते हैं ठीक है अब तो आ गए, अब हमें सेटल होना है, शादी करनी है, चलो यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी जीनी है। आपको लगा कि नहीं अब बहन को बुलाना है? हाँ, क्योंकि हमारे फैमिली में मम्मी ने पहले से ही जो लड़कों लड़की का जो डिफरेंस है वो रखा ही नहीं है। तो बहन को तो पहले तो मेरी दोनों बहन है वो बहुत ही स्मार्ट है तो इंटेलिजेंस वाइज दोनों बहनें पहली आती है। तो मुझे पहले ख्याल वही था कि ये मुझसे भी इंटेलिजेंट है ये लोग तो यहीं अगर मैं हूँ तो इन लोगों को तो यहाँ आना ही चाहिए। तो दो बहनें मेरी, तो उसमें से मोनाली जो MBBS उसने ख़त्म किया था, तो यहाँ पे चांस था रोटेशन करने का जो सर्जरी में साथ में डॉक्टर के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। Okay. तो उसके लिए उन्होंने बुलाया। ओके। और मोनाली अभी आप क्या कर रही हैं? आप कब आई? सो मैं आई कपल ऑफ टाइम्स जब विनीत ने मेरे को स्पॉन्सर किया यहाँ पे आने के लिए रोटेशंस के लिए। तो उसने बोला, तब मैं सर्जरी में रोटेट करी थी उसने, और मुझे बाकी कुछ मेडिसिन में इंटरेस्ट नहीं था, फोटोग्राफी और सर्जरी में इंटरेस्ट था। तो इसने बोला कि यहाँ पे आके एक बार रोटेट कर देख कैसा है एक्सपीरियंस, और बहुत महंगा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने कहा नहीं। तो इसने कहा तू टेंशन मत कर, मैं भेजता हूँ। तो एक्चुअली विनीत भाई कम पापा बहुत ज़्यादा है वो उसी एज पे लाइक बहुत ज़्यादा पापा के जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। हम दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा ही उसने पापा के जैसे रखा, लाइक बहुत प्रोटेक्ट करके हेल्प करने में। अपने से पहले हमारे लिए कपड़े भेजेगा, खुद के लिए एक जीन्स लेगा पर मुझे 3 जीन्स भेजेगा। तो वो मेरे भाई ने किया। तो उसने मेरे को बोला यहाँ पे आने के लिए, और तो फिर मैंने यहाँ पे आके रोटेशंस किए और रिसर्च किया। और एट दैट टाइम हमारी थोड़ी सी फाइनेंशियल नीड्स थोड़ी बढ़ गई थी मेरी, और मैं तब मेरे पार्टनर को मिली रिसर्च करते टाइम, निलय को। और फिर हम दोनों की डिसाइड किया कि हम लोग शादी करेंगे। और फिर फाइनेंशियल रीज़न की वजह से मेरे को जल्दी से पैसे कमाने की इच्छा थी, तो मैंने वेडिंग फोटोग्राफी की। और उसके अंदर मैंने 120 से ज़्यादा शादियाँ क्या फोटोग्राफी की यहाँ पे। हाँ, और पैंडमिक आया तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे पढ़ना है। और तब मैं बहुत ज़्यादा अम्बेडकर बाबा साहिब का बुक्स पढ़ने चालू किए, यहाँ की ब्लैक हिस्ट्री पढ़ी। तो मुझे लगा कि जब बाबा साहिब 4 डिग्री ले सकते हैं, मुझे रियली सर्जन बनना है। और भले 10 साल का गैप हो, इट्स नॉट टू लेट, मैं वापस ट्राई करूँगी। और तब जाके मैंने वापस डिसाइड किया 10 साल के बाद कि मुझे वापस अप्लाई करना है यहाँ पर। USMLE एग्ज़ाम्स दी, और अब मैं इस साल जनरल सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो आपने कहा कि आप अपने पार्टनर को मिली, तो इस बुद्धिस्ट फैमिली में एक जैन भी हैं, है ना? निलय, आप लोगों की इंटरकास्ट मैरिज हुई, हाँ, आसान था? कभी आसान नहीं था। पहले से ही रेजिस्टेंस थे, तकलीफ थी, एक्सेप्टेंस नहीं था। इनिशियली मुझे लगा कि मैं समझा दूंगा उनको, मैं एक टाइम दूंगा, लेकिन नहीं हुआ। ट्राई किया नहीं हुआ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा संभलता है, बाद में बिगड़ता है, संभलता है, बिगड़ता है। लेकिन बाद में हमने सोचा कि वी विल लिव अवर लाइफ, वी विल एंजॉय अवर लाइफ, सो लेट्स लिव। पार्ट ऑफ लाइफ। पापा कह रहे थे कि $500 लेके आप आए थे यहाँ पे, पता ही नहीं था कि कितना खर्च होगा। हाँ। कितना मुश्किल था शुरुआत में कि एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आना, अमेरिका का सपना देखना, और ये पता ही नहीं था कि खर्चा कितना होना है, फिर भी आ गए।
तो $500 लेके आया था। और वहाँ पे जब मैं निकल रहा था तो हमारे इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर थे, निरमा के डायरेक्टर, वही मुझे मिल गया और वही मेरे बाजू वाली सीट पे थे। तो अच्छा। पता भी नहीं था कि Flight ऐसा में। होगा, जो निरमा के थे। और वो थेपले पैक करके लाए थे, तो आधे तो मैं इनके थेपले खा गया था। और बीच में पहली बार ऐसा हुआ जब हम सिंगापुर उतरे, तो सिंगापुर एयरलाइन थी, तो वहाँ कॉफ़ी लेने उतरे। तो मैं अपने जो डायरेक्टर सर है उनके पास जा रहा था, तो मैंने कॉफ़ी का भाव देखा, तो वो $4 या इतना था। तो मुझे पता चला कि ये, तब पहली बार पैसों में कैलकुलेट किया कि ये कितना है। और तब पहाड़ा बहुत जल्दी याद आता है। हाँ, तो तब पहली बार एहसास हुआ कि ये मैं बाहर आ चुका हूँ और ये बहुत ही महंगी जगह है। तब तो प्रोफेसर जो मेरे डायरेक्टर थे उन्होंने पैसे दे दिए, पर वापस आके यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे सब कॉस्टली है। पर फॉर्चुनेटली फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे यहाँ पे। तो एक हमारे फ्रेंड थे ज्ञानेश छिप्पा करके, वो उन्होंने मतलब मदद अपने, की सब हाँ, बहुत सब दे। तो $500 तो तकरीबन 1 महीना भी नहीं चलेगा यहाँ पे, तो उतने ही पैसे थे। पर फ्रेंड्स ने सबने संभाला और बाद में यहाँ वहाँ उधर उधर से हेल्प हुई, तो फिर हो गया। बट अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपकी माँ वहाँ पे थी गुजरात में, फिर आप लोग लगातार आते रहते थे आप, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये आई और फिर आपने फिर फैशन डिज़ाइनिंग की, और जो रैंप वॉक है आपका जिसमें आप जय भीम कह रही हो काफ़ी वायरल हुआ था। तो आपको इस उम्र में कैसे लगा विनीत कि आपको, मतलब आपको सीखना है, आपकी जिद थी कि विनीत का था कि सिखाना है, कैसे शुरू हुआ वो? मैं पहले थोड़ा बहुत घर पे मतलब स्टिचिंग करती थी। मेरी लड़कियों का कपड़े सीती थी, वो सब करती थी। और लैपटॉप था, तो विनीत ने मुझे लैपटॉप ला के दिया था। तो उसमें वो बोलता था कि तेरे को जो सीखना है सीख, बुक्स लेके मैं मतलब छोटी छोटी बुक्स ला के भी करती थी। तो सीखती रहती थी, इधर भी आती थी, तो फिर लाइब्रेरी जाती थी। मुझे मतलब इधर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स फैशन की रहती थी। उधर इस टाइम आई मैं अक्टूबर में, तो मैं लाइब्रेरी हफ्ते दर हफ्ते में हम दोनों लाइब्रेरी चले जाते। दोपहर में भी ऐसे ही फ्री रहते थे, लाइब्रेरी चले जाते थे बुक से। तो मैंने उधर एक दिन वो जो फ्लायर लगा हुआ था वो देखा कि भाई कुछ फैशन शो है। फिर मैंने बार बार पढ़ा, मैंने बोला हर कोई पार्ट ले सकता है, हर कोई। तो मैंने सोचा हम ले सकते हैं क्या, हम तो ऐसे विजिटर पे आए थे, मैं रहती नहीं इधर। फिर मेरे दामाद को मैंने दिखाया कि मेरे को इस पे पार्ट लेना है तो ले सकती हूँ, मैंने आधा फॉर्म भर दिया है। फिर हम थोड़ा सा नहीं आता मेरे को, तो उन्होंने बोला हाँ ले सकती है। और मैंने बोला एक दिन चला गया था कि कोई बात नहीं हम डाल देते हैं, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो फिर पूरा फॉर्म उन्होंने फिलअप करके दिया, और उसमें ड्रेस की फ़ोटो मंगवाई थी, भाई आपने लेटेस्ट कौन से ड्रेस हो। और वो आई थी तब मैंने उनका ड्रेस बनाया था जो आपको दिखाया ना, वो ड्रेस मैंने बनाया था। तो वो ड्रेस का उनको 3 फोटो चाहिए था, लेकिन वही हमने 2-3 पे फ़ोटो उसका डाल दिया। फिर वेट कर रही थी कि इंटरव्यू आता है कि नहीं, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। और 80 और 100 के आसपास इंटरव्यू वो फॉर्म आए थे मतलब। और इसमें से कुछ 50 लोग को बुलाए थे उन लोगों ने इंटरव्यू में, इनमें से 13 लोग को सिलेक्ट किए, इनमें मैं थी। ओके, अच्छा, जब रैंप वॉक हुआ आपका, गाने आपने जय भीम के चुने। हाँ जी, हाँ जी। आपने खुद मंच पे आके जय भीम बोला, जो जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं ब्रुकलिन में जय भीम क्या होता है। तो ये क्या आपके दिमाग में काम कर रहा था कि नहीं मुझे अंग्रेज लोगों के बीच में हिंदी के गाने चुनने हैं, वो भी बाबा साहब के गाने चुनने हैं, और फिर वो घूंघट दिखाना है यहाँ पे, और फिर जय भीम बोलना तो है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ तब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो जब वो प्रोफेसर लोग ने मेरा इंटरव्यू लिया, तो जो मेरे मेंटर थे, डिज़ाइनर थे, तो वो उन्होंने बोला कि आपको इंग्लिश आती नहीं। मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो बोले आपको इंग्लिश आती नहीं तो आप कैसे कर पाओगी। तो मैंने बोला गिव मी चांस, मैं करके दिखाऊंगी। एक प्रोफेसर था, उन्होंने बोला कि भी उनको वर्ड्स तो आते होंगे इंग्लिश में, क्योंकि मैंने इंटरव्यू में बोला था कि मैंने वो सब यूट्यूब में कोई लैंग्वेज नहीं, सब मेरे को इंग्लिश आती नहीं तो इंग्लिश भी देखती थी, स्पेनिश भी देखती थी, हर तरह के मैं वीडियो देख के मैं सीखी हूँ, सब घर पे ही सीखूँ। तो अगर मुझे एक चांस देंगे तो मैं करके दिखाऊंगी आपको। सिलाई आती थी, स्टिच करना सब आता था। तो और मैंने ट्रेनिंग भी दी थी कई औरतों को, पूर्व औरतों को इंडिया में। मुझे जब बोला गया कि भी इसमें गाना भी चुनना है, कुछ गाना भी डालना है, तो सब मुझे बोल रहे थे कि वो रैंप सॉन्ग है, वो सॉन्ग है, वो डालो। पर फिर मैंने सोचा कि मैं आई हूँ तो किसकी वजह से आई हूँ,
मैंने बच्चों को भेजा, मैं आई तो बाबा साहब की वजह से आई हूँ। और जो मेरी थीम थी जो डार्कनेस से उजाले की तरफ, तो बाबा साहेब ने वही किया था कि हम अंधेरे में थे, सालों से हजारों साल से अंधेरे में थे, तो वो उजाले में लाए थे। और उजाले एजुकेशन की वजह से वो लाए थे। तो मैंने मेरे बच्चों को एजुकेशन दिया और उधर भेजा, तो उनकी वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों संगीत म्यूज़िक में मैं क्यों ना बाबा साहब का ही डालूं, क्योंकि हाँ, तो फिर मैंने बाबा साहब का ही, और मुझे था कि कोई अपनी लड़की हो और उसके मुंह से गाया हुआ सॉन्ग हो, वैसा ही मुझे डालना है। तो फिर माही करके एक लड़की है, उसका गाना मैंने चूज़ किया। बाबा साहब गाना चूज किया। जी। ओके, जो आप जिस जगह से निकल के जिस जगह पे पहुंचे हैं, उसमें आपके बच्चों का कितना योगदान है? मेरे बच्चों का तो मुझे प्रोत्साहित करने में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं जब बुक्स लगे बैठती थी तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो मेरा बेटा वो बोलता था, मम्मी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, मैं 25-25 बार मतलब एक ही पेज पढ़ती थी। मेरे को बिल्कुल स्पेलिंग नहीं आता था, ऐसा IM ऐसा भी नहीं आता था। तो फिर मैं बार बार पढ़ती रहती थी। तो अभी मैं पूरा मतलब पढ़ पाती हूँ। फिर उन्होंने कंप्यूटर मेरे को दिया था लेके, तो कंप्यूटर में डरती थी। मैंने बोला कुछ बिगड़ जाएगा, कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं दूसरा लेके दूंगी, तू कंप्यूटर में बैठ। हाँ, फिर उसने याहू चैट करना सिखाया मुझे, उधर से इधर, कैलिफोर्निया से उधर, कि मैं रोती रहती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि वापस आ जाए तो अच्छा है, मैंने क्यों भेज दिया उनको। तो फिर उन्होंने वो कंप्यूटर सिखाया, तो कंप्यूटर सीखने के बाद तो बस देख सकती थी, बातें कर सकती थी। इधर तक पहुंच गई। जी जी, थैंक यू। मोनाली, आपके बारे में मैं जब से आया हूँ, कैच करिए, तब से लोग कह रहे हैं कि मोनाली बहुत रेडिकल है, मोनाली बहुत गुस्से वाली है। क्यों, काहे का गुस्सा है? एनर्जेटिक हो शायद से, बट वो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कहाँ से आया हुआ है। कि मेरी मॉम के अंदर बहुत एनर्जी थी, और मॉम बहुत रेडिकल थी। रेडिकल इन सेंस कि जब इंडिया में होते हैं तो लड़कियों को बहुत रिस्ट्रिक्शन में देते हैं, राइट। मेरे सारे फ्रेंड्स थे कि नहीं बॉयफ्रेंड होना है, हर एक चीज़ में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता था। तब जाके मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, और मेरी मॉम ने उस टाइम पे कहीं से, मैंने कहीं ओशो की कुछ बुक थी घर में पढ़ी थी, और मेरी मॉम ने मेरे को दी। और तब ओशो का नाम बहुत ही पॉपुलर नहीं था, नोटोरियस था, राइट। कि कोई कहेगा नहीं मत पढ़ना, ये मत करना, कुछ नया नहीं। हाँ, एक नेगेटिव इमेज था, कुछ नहीं। और उस टाइम पे उनकी एक बुक थी कोई वुमेन पे, और मेरी मॉम कहती है तुझे पढ़ना है पढ़, सीखना है सीख, अपना दिमाग लगा, जो करना है। सो मेरी मॉम ने मेरे को कभी रोका नहीं। और जब मैंने पढ़ा तब मेरे को पता चला कि तब मेरा थोड़ा सा दिमाग ओपन हुआ कि कि हर एक चीज़ में क्वेश्चन करो, राइट। कि सोचो क्यों, कि हम क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ को मान मत लो कि यही होना चाहिए। सो ओशो जी का ओशो का एक और भी एक बाबा साहेब का भी एक छोटा सा वीडियो था, तब मैंने वो देखा था। सो तब से मेरा एक अलग इमेज और परसेप्शन था। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज़ राइट रॉन्ग, आई डोंट नो, बट वो इंसिडेंट से मेरा दिमाग बहुत वो हो गया कि हर एक चीज़ में क्वेश्चन करो, कोई भी चीज़ एक्सेप्ट मत करो। और थोड़ी सी एनर्जी वाला पोर्शन है, एनर्जी का जो बुद्धा कहते हैं कि हाँ मानो मत। एग्जैक्टली। और वो एनर्जी का कंपोनेंट और वो सब मॉम से आया। तो जब से तर्क करना चालू हुआ तो हाँ बस वहीं से। बट समथिंग आई थिंक मेरी मॉम से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हमेशा से उन्होंने सोचना, रोकना नहीं। कभी कभी वो लोग भी डर जाते हैं कि नहीं, कभी कभी बहुत टेंशन में आके लड़की है, तू ज़्यादा ये करेगी तो तेरी शादी कब होगी, इसका कब, वो सब था। हो गई, अब टेंशन नहीं है। और मेरे को ऐसा था कि मुझे शादी नहीं करनी, तो मेरे को टेंशन ही नहीं था कि मेरे को शादी ही नहीं करनी। मैंने कहा ये शादी वादी क्या होता है, तो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करनी नहीं थी एक्चुअली, नहीं, ये तो मिल गया तो मेरा डिसीजन जो है, वरना मेरे को शादी नहीं करनी, कुछ नहीं था। मैं अपनी मजे में खुश थी, ऐसा कि सारे हाँ कभी बॉयफ्रेंड्स थे, ये थे, पर ऐसा वो सीरियसली नहीं सोचा था कि यही जिंदगी है। मुझे जिंदगी में और भी बहुत है। शादी एक कंपोनेंट है लाइफ का, लाइफ पार्टनर पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ। लोग उसको लाइफ नहीं है, समझ बैठते हैं। और लड़कियों के लिए उसको लाइफ बना दी जाती है, राइट, कि यही लाइफ है। पर उसके अंदर मेरी मॉम का बहुत अच्छा था। हम लोग बहुत बिंदास ओपनली डिस्कशन करते हैं सब। तो मेरी मॉम बहुत सपोर्टिव थी इस चीज़ में, एनर्जी आती थी। ओके। और विनीत, आप किस तरीके से देखते हैं आपकी माँ आई यहाँ पे और कर पाई इतनी चीज़ें यहाँ पे? तो मम्मी एक्चुअली पहले से ही फैमिली में, जैसे मैंने कहा है कि हमारी फैमिली में जो महिला है उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा है। मैं और पापा है वो चौथे रैंक के लिए compete करते हैं हमेशा। तो ये मानना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये हकीकत है। ये हकीकत तो है, हर फैमिली में हकीकत है। घर का बोझ तो महिलाओं के कंधे पे ही होता है, मानते लोग कहाँ हैं। हाँ, ये मानना अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, तो इसीलिए मोनाली कहती हैं कि आप ज़्यादा वो क्या हो,
फेमिनिस्ट हो। हाँ वो तो ये उठाता है लेकिन बोलता है हाँ तो मम्मी का ऐसा था कि जब मैं यहाँ आया था तो उनको अकेलापन बहुत फील होता था कि वो अकेले रहते थे, उनको लगा कि ये चला गया। और बाद में पता चला कि उनको अपने आप में भी कुछ करना था, तो उनको अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी। वो मुझे पता चला कि उनको, वो बोलती रहती थी कि हाँ तुम लोग इंजीनियर डॉक्टर बन गए, पर मेरा क्या, मेरा क्या कोई मतलब कुछ था इनके अंदर बाकी जो बाहर आना चाहता था। हाँ बेचैनी थी, खुश नहीं थी। हाँ तो वो बोल रहे थे और मुझे भी पता नहीं चला कि मैं क्या, मम्मी सबके मम्मी जो करते हैं वो करते हैं, ये सबके मम्मी। तो फिर बताया उनको कि क्या, तो फिर मैंने पूछना चालू किया कि आपको करना क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं क्या, आज मैं तुम लोग नहीं हो तो मैं एक पैसा भी नहीं कमा सकती बाहर जाके। तो मैंने बोला कि आप कमाओ तो फिर करो, आपको जो करना है। तो फिर तब से उन्होंने वो ये ढूंढना चालू किया कि मैं ये फैशन का ये ढूंढूंगी, क्योंकि उसमें इनका मन था। हाँ उनको आता था और उनमें मन भी था। तो फिर बुक्स वो ढूंढती थी खुद से और मुझसे पूछती थी कि ये बुक, तो बुक लेके देते थे। फिर उनका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए उन्होंने एक बार बोला कि मुझे तो साइकिल चलाने भी नहीं आती थी तो साइकिल नहीं आती, तो मैंने बोला साइकिल के लिए तो बहुत लेट हो गया है पर आप गाड़ी सीख सकते हो। तो उन्होंने 48 की एज पे गाड़ी भी चलाना सीखी। ओके। फिर हाँ वो 48 की एज पे गाड़ी चलाना सीखी। मुझे बहुत डर था पर हाँ नहीं डरी। और उन्होंने 48 पे सीखी, पर फिर भी पापा से अच्छी गाड़ी चलाते हैं वो, मतलब पापा सालों से चलाते हैं। पर तो फिर ये सब थोड़ा बहुत धीरे कॉन्फिडेंट बढ़ता गया। और उनके आई थिंक उनका कॉन्फिडेंट बढ़ा वो यूट्यूब से उन्होंने इतना सारा सीखा। और फिर उनको पता चला कि मैं अगर मैं सीख सकती हूँ तो मैं कितने लोगों को सिखा सकती हूँ। तो उन्होंने 300 जो बिछड़ी महिलाएं हैं उनको ब्लू कॉलर एरिया जो बोलते हैं, वहाँ पे हमारा जो एरिया है बापनगर, वहाँ पे 300 महिलाओं को उन्होंने पढ़ाया। तो वो जब पढ़ाया तब मुझे पता चल गया कि अब उनको कोई नहीं रोक सकता, कि उनको पता चल गया कि क्या करना है। तो उनका खुद का ही है, हमारा कोई बड़ा योगदान नहीं है। उनका खुद का क्यूरियोसिटी, खुद की पैशन, और इतनी क्यूरियस है वो आज भी कि आज भी बाबा साहेब या आपका दलित दस्तक हो, आपके दलित दस्तक के बारे में या और कोई भी बारे में, सभी उनसे ही पता चलता है मुझे पहले, आज भी। तो उनका क्यूरियोसिटी, लर्निंग क्यूरियोसिटी इतना है ज़्यादा कि वो खोजते ही रहते हैं। और उनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि लैंग्वेज नहीं आने के कोई एक्सक्यूज़ नहीं रखती वो तो अब वापस से मतलब कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है कि सपने खत्म नहीं होते हैं। हाँ। सपने कभी से शुरू किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं और पूरे किए जा सकते हैं। मैं एक चीज़ वो ऐड करना चाहती हूँ कि कभी कभी सोसाइटल बायस बहुत दिमाग में आ जाता है, राइट? कि कभी कभी मम्मी को मेरा ऐसा था कि मम्मी 60 अभी इतनी एज हो गई, आराम करो ना, ऐसा कि मेरे को ऐसा था कि आराम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट और वो बायस से आता है कि एज हो गई है, मम्मी को अभी ये करना चाहिए। कभी कभी हमारे में भी वो कल्चरल ग्रूमिंग है ना, वो बाहर निकल जाता है। कहते हैं ना, मम्मियों को हम सिर्फ सोचते हैं कि मम्मी ही है, एग्जैक्टली, और उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। पर तब इन दोनों ने कभी कभी मुझे भी समझाया कि ये एज क्यों, ऐसा क्यों, 17-18 साल पे भी सब लोग ऐसे मैराथन रन करते हैं। सो कभी कभी मेरा भी कभी कभी वो दिमाग में आ जाता है। तो मुझे निलय और विनीत ने बहुत अच्छे से समझाया कि उनकी भी एक फ्रेश दिमाग से एज को साइड में रखकर, जेंडर को साइड में रखकर, हर एक चीज़ साइड में रखकर उनको सपने भी देखो, क्योंकि उनकी भी तो एक ही जिंदगी है। सो वो कभी कभी हमारे घर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कभी मैं पीछे पड़ जाती हूँ कि आराम करना इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तब ये लोग मुझे समझाते थे, लेकिन मम्मा को अपने सपने पूरे करने। यस, और तब ये बहुत काम आता था एक दूसरे से। ओके, बाबा साहब आपके फैमिली में कब आए, मतलब कब से आप लोग अम्बेडकर आइडियोलॉजी से सपोर्ट? हाँ नहीं, आपसे ही शुरू करते हैं। मुझे मैं मतलब कई छोटी छोटी बुक्स पढ़ती थी पहले। पढ़ने का मेरे पहले से शौक था। मैं हॉस्टल में थी तब हमारी लाइब्रेरी थी, उधर पढ़ने जाती थी। तो मैंने पढ़ा था कि भाई बाबा साहब की वजह से हमें पढ़ने मिला और बाबा साहब की वजह से हम मतलब शिक्षित हुए। थोड़ा मुझे पता था
थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था। तो जब मेरा लड़का फर्स्ट में था तब उनकी कंपटीशन थी, वेशभूषा थी, वो क्या बोलते हैं उनको, हाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन थी। तो फिर मैंने बोला, वो बोले कि मम्मी मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। तो मैंने बोला मैं क्या बनाऊँ उनको, तो मेरे दिमाग में झट से आ गई, नहीं उसको बाबा साहेब बनाना है और बंधारण, वो हमको पता था कि जो हमको सब मिला है ना वो बंधारण में है सब। ये पढ़ा नहीं था मैंने, हाँ, लेकिन जो सब बंधारण में है ना इसकी वजह से हम सब मतलब ऐसे पढ़ रहे सब कर रहे। तो मैंने उनको किराए पे लेकर उनके पापा को बोला कि ये बाबा साहेब वाला ड्रेस कहीं से भी आप ढूंढ के लेके आओ। फिर वो लेके आए। मैं करूँगा पहली बार स्टेज पे आए और 3 मिनट तक ऐसे ही खड़ा रहा था, तो मेरे लिए वहाँ पे ऊपर खड़ा था और मुझे बहुत, मैं जितना छोटा था तो मुझे पता नहीं था कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या है। अब क्या लगता है? अब बहुत बड़ी बात लगती है, बहुत सबसे बड़ी बात ये लगती है कि गांव से मम्मी पापा जो गांव में पढ़े लिखे, मतलब जो वहाँ से आए हैं, और उन्होंने इतना बड़ा डेयरिंग किया। क्योंकि मैं जब स्कूल में था वहाँ पे अगर मतलब आइडेंटिटी आपको पता चल जाए या कुछ पता चल जाए तो डिस्क्रिमिनेशन भी काफ़ी होता है, टीचर्स भी मतलब डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो और इतना बड़ा बोल्ड स्टैंड लेना उस समय, तो मैं उससे बहुत प्रभावित अभी भी हूँ और लकी भी मानता हूँ कि उन्होंने इतनी अर्ली एज से मतलब एहसास दिलाया कि कौन इम्पोर्टेंट है और किसकी वजह से आप यहाँ से हो। छोटे थे तब हमारी मॉम ने बाबा साहेब के वो लोग, मैं इनको 14 अप्रैल को हर एक जगह पे जाके माला चढ़ाते हुए देखी थी। क्योंकि हमारे अहमदाबाद में एक जगह पे थी जहाँ पे उनका स्टैचू हुआ करता था, वहाँ पे सब जाते थे सरसपुर में और वहाँ पे करते थे। पर हम लोग एक्टिवली कभी इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि मॉम का एक चीज़ था कि मॉम ने जो बाबा साहब ने कहा उसी पे फोकस करी थी, आप पढ़ो। तो मैंने पूरे जिंदगी में पढ़ो, आप लोग समझ में आ गया था कि पढ़ाई जरूरी है। हाँ। बाबा साहब ने कहा पढ़ने के लिए जरूरी है, तो मतलब और पढ़ना है। सो मुझे ये नहीं कहा कि आप ये इस पे पढ़ो, नहीं, आप पहले अपना ख़त्म करो। सो फिर मैं मैथ स्कूल में गई तो हमेशा मेरी ध्यान पूरा पढ़ाई पे, मतलब रियल पढ़ाई पे ही रहा। कोई बाहर की एक्टिविटी नहीं थी, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था, हमारे घर में थोड़ा सा डेट और वो सब भी बहुत था। तो स्ट्रेस था कि कब हम लोग घर में पैसे कमा के डेट क्लियर करें, वो सब। सो तब तक मैंने पढ़ाई की। बट जब मैं यहाँ पर आई और डिस्क्रिमिनेशन हर एक जगह पे था, स्कूल में थोड़ा सा, यहाँ पे मैथ स्कूल में। पर जब शादी का टाइम हुआ तो उसके टाइम पे बॉयफ्रेंड्स में और वो सब में सब तब बहुत ऑब्वियस हो गया कि कास्ट क्या है। और तब जाके मेरे रियलाइजेशन हुआ कि मैं कहाँ हूँ और दुनिया कहाँ है। दुनिया इक्वल नहीं है। जैसा मैं दिमाग में जो अपने छोटी सी दिमाग में सोचते रहते थे कि छोटी नहीं, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। और तब जाके मैं कुछ जवाब नहीं था, राइट। तो अंदर से वो क्या थी, बेचैनी है कि मैंने कहा क्या हो रहा है। तब जाके यहाँ पे आके मैंने पढ़ना चालू किया। तो मैंने बाबा साहेब का ज़्यादा बुक्स पढ़ना चालू किया, समझना चालू किया, ब्लैक हिस्ट्री पढ़ने चली। तो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन। और फिर हम दोनों की शादी हुई थी तो हम लोग भी, और हम लोग के पास तब था टाइम सोचने का, क्योंकि मैं वेडिंग फोटोग्राफी कर रही थी। तो तब मैंने पढ़ा। तो तब मेरी लाइफ में जो बोलते ना कि पूरा इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा एक्चुअली रूट से समझना तब चालू हुआ। तो बहुत मेरी लाइफ में लेट चालू हुआ। नीलय, तो मोनाली ने जैसे बताया कि बाबा साहेब आम्बेडकर जब मेरी लाइफ में कैसे आए, ग्रोइंग इन के जब गुजरात में थे तो सब ज़्यादातर बुक में छोटा सा एक पैराग्राफ दे दिया होता है बस, संविधान बनाया और कुछ नहीं, उनकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। तो ग्रोइंग अप जब मैं पढ़ रहा तब गांधीयन था, राइट, कि उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं और नेहरू के बारे में पढ़ते हैं और आम्बेडकर के बारे में इतना नहीं पढ़ाया जाता। तो थैंकफुली मोनाली मेरी लाइफ में आई और धीरे धीरे जैसे उसने चालू किया पढ़ना आम्बेडकर के बारे में, तो धीरे धीरे मैं भी पढ़ने लगा। मैंने भी विकिपीडिया पेज पढ़े, बुक्स पढ़ी। तब जाके मुझे पता चला कि क्या इम्पोर्टेंस है इस महान आत्मा का, जिन्होंने एक जो स्लोगन दिया और कितने लोगों की लाइफ चेंज कर दी। राकेश जी, आप उस शो का हिस्सा थे जिसमें इन्होंने बाबा साहब का नाम लिया। जी और आप लोग वहाँ पे थे एज ए फैमिली फ्रेंड, आप लोग गए थे। तो पहले तो जो माही जी हैं, जो सिंगर हैं, उनका गाना जो है बाबा साहब का चला, जब उनका टर्न आया और जैसे ही गाना चला तो
आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए मतलब ये देख के ही, और रोंगटे खड़े हो गए, और वो मतलब उतने में ही मुझे इतना लगा मेरे हल्के हल्के आंसू हो गए। उसके बाद जब लास्ट में वो गए, उन्होंने बोला जय भीम, तो उस वीडियो में शायद मेरी भी आवाज़ होगी, मैंने आपको सुना है, मैंने बोला जय भीम और एक ने और बोला जय भीम। हालांकि और दूसरे जो थे, दूसरे जो लोग थे शायद उनको जय भीम का मीनिंग भी नहीं मालूम हो, लेकिन मैंने इनका जय भीम का एक तरह से रिप्लाई दिया, मैंने बोला जय भीम। तो जो ये माहौल था सारा ना, ये अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में ब्रुकलिन पब्लिक लाइब्रेरी में एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ बाबा साहब का गाना चला और माही जी का पूरी मतलब हमारा जो स्ट्रगल था, हमारा जो ऑपरेशन था, वो पूरा उसकी कहानी उस गाने में रैप सिंगिंग था वो, राइट। तो उसमें पूरा इतना मतलब पहली बात तो मैं इस बात के लिए बहुत ही मतलब धन्यवाद तो है, धन्यवाद से भी ऊपर ये कि कितने ब्रेव हैं इस बात के लिए कि ये चूज़ किया था और उन्होंने शायद इसको मनवाया कि नहीं हमें ये गाना यही चलाना है, और जय भीम किया। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा साहब का गाना, यूजुअली ऐसे फंक्शंस में इस तरह के गाने नहीं चलते यूजुअली, बहुत ही मतलब स्ट्रगल के साथ ये निखर के आई हैं यहाँ पर। तो उसके लिए तो मैं तो मेरे लिए तो मतलब थैंक यू तो एक फॉर्मल वर्ड हो गया, लेकिन सल्यूट क्या हूँ मैं, मतलब बहुत रेस्पेक्ट बढ़ गई आपके प्रति, और इंस्पिरेशन भी है कि किस तरीके से इंस्पिरेशन है। हाँ, फाइनल रिमार्क आप। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उम्र कोई भी हो, कुछ भी हो, उम्र का कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई का नहीं है कि आप पढ़ी लिखी हो क्या हो, तो पढ़ी लिखी हो क्या हो, कुछ सोचने का नहीं। मैं संदेश देना चाहती हूँ अपनी औरतों को, लड़कियों को, और फील्ड भी ऐसा नहीं है कि भी डॉक्टर ही बनाना है, इंजीनियर ही बनाना, ये भी एक फील्ड है, मॉडलिंग भी है, फैशन भी है। तो अपने सपने को गिव अप नहीं करने का और बस लगे रहने का। अब मैं लकी हूँ, मुझे मतलब ये सब मिला है, लेकिन कुछ भी मतलब सोच के गिव अप नहीं करने का, आगे बढ़ते रहने का। ओके, ठीक है। मोनाली आप कुछ ऐड करेंगी फाइनल रिमार्क? या ये एक ही कैमरा माइक है, तो हम लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो कोई बड़ा स्टूडियो तो है नहीं। हाँ प्लीज। एक चीज़ मैं बोलूँगी लाइक कि एक तो अपनी कास्ट की स्ट्रगल है, और उसमें भी एक वुमेन होना एक और स्ट्रगल है। ये दोनों चीज़ जमा होते हैं, इंटरसेक्शनैलिटी। तो इसमें एक ही चीज़ याद रखनी चाहिए, हम लोग एज अ वुमेन, जो मैंने मॉम से भी सीखा, हम लोग दूसरों को ही आगे करने का सोचते हैं, वही हमारी ज़िंदगी मानते हैं। पर आई थिंक एक चीज़ अब मेरे को लगी कि हमें अपने एजुकेशन, अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, इसे सेल्फिश नहीं कहते। अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, अपने सपने को भी देखो और मदद लो। आस्क आउट द क्वेश्चंस, लाइक इफ़ यू नीड। एक चीज़ जो मुझे मॉम से बहुत अच्छे से सीखने को मिली, आस्क, लाइक कुछ भी अगर तकलीफ में पड़े एजुकेशन में कहीं, किसी को पूछो कि हाँ ये मुझे करना है, कैसे करूँ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, शर्म के मारे पूछते रहने में ही अटक जाते हैं। तो दैट वुड बी माई एडवाइस, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, एंड ट्राई टू फाइंड अ वेज, आस्क पीपल, वर्क अराउंड, फाइंड अ वे एंड फिनिश योर ड्रीम्स, एंड दैट्स हाउ लाइक कीप गोइंग फॉरवर्ड। ओके, माना कि ये ऐसी फैमिली है जिसमें एक से बात करेंगे तो दूसरी कहानी निकलेगी, दूसरी से बात करेंगे तो तीसरी कहानी निकलेगी। तो कई उदाहरण हैं इसमें, किस तरीके से हम मिल के एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम इस उम्र में भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और किस तरीके से जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी थी कि शिक्षित होना है, संघर्ष करना है, संगठित होना है, ये जो फैमिली है कहीं ना कहीं उस हर मायने में खड़ी उतरती है, और निश्चित तौर पे सीखने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय